गौरव का सवाल है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हमें इससे फायदा क्या मिलेगा। कंडीशनिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, और हमारी जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो चेंज कैसे होती है। ऑब्जर्वेशन पे बहुत जोर दिया जाता है स्पिरिचुअल फील्ड में। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर, ये जो टर्म्स है ये बहुत यूज होता है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये हम समझेंगे। कहा जाता है कि ऑब्जर्व योर थॉट्स, ऑब्जर्व योर एक्शंस, सो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, इस इन सब चीजों को हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या है उसको समझने से। आप कौन हो, लाइक नॉट द एब्सोल्यूट क्वेश्चन हु एम आई, सो द प्योर विटनेस अवेयरनेस, वो सब नहीं। आप कौन हो एज अ पर्सन ओनली। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू ही होती है इस फंडामेंटल बिलीफ से दैट आई एम अ पर्सन having just little bit problems like overthinking, anxiety and all. मुझे इनको ठीक करना है, इसलिए मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहा हूँ। Later on you realize that you are never a person. This was the main problem. Anxiety and overthinking were just symptoms of it. तो जो फंडामेंटल बिलीफ है उसको बनाए हुए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हु आर यू। आप कहोगे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं शाय हूँ, मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मैं उस चीज में अच्छा हूँ। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज, टू नो अबाउट योरसेल्फ। सुपरफिशियली हम सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो। हमें बस इस चीज को गहराई में लेकर के जाना है। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज, नथिंग मिस्टिकल। तो कोई ये ना कहे कि नहीं भाई मैं तो ना जब 60 का हो जाऊंगा या रिटायर हो जाऊंगा तब आऊंगा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ, मैं नहीं समझ पा रहा कि खुद को जानने के लिए तुम डिले क्यों करना चाह रहे हो। क्योंकि जितना खुद को जानोगे उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। तुम क्लैरिटी को डिले क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं नहीं ये सब कर लूँ उसके बाद इस तरफ आऊंगा। ये जो कि है इमेज है स्पिरिचुअलिटी की, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या। आपको लगता है कि टोना टोटका है, कुछ तो है, ये मेथड वो मेथड, चक्रा अवेकनिंग, ऑल दैट नॉनसेंस। वो सारी बातें पता है क्यों चलती हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, डिफिकल्टी, इन सब चीजों की तरफ उनका एक रुझान रहता है। उन्हें लगता है यही है असली चीज। जैसे अगर अभी मैंने स्पिरिचुअलिटी का कोई बिल्कुल गया गुजरा एक्सप्लेनेशन दिया होता, आप लोगों को बिल्कुल मजा आ जाता। आप कहते हाँ ये है असली बंदा, ये इसने सही जवाब दिया हमें। अभी मैंने बिल्कुल खोल के रख दी बात सामने कि नहीं भाई कुछ नहीं है, जस्ट नो अबाउट योरसेल्फ मोर क्लियरली, मोर डीपली, मोर ऑनेस्टली, रूथलेसली। जो हो, जो करते हो, जो सोचते हो, बस जान लो उसको। हर दिन थोड़ा गहरे उतरते जाओगे और गहराई में जाते जाओगे, बस इतना है। अब खोल के रख दिया है मैंने तो बात साफ हो गई है। अब बोरिंग लगती है, अरे इतनी सी बात है, नहीं इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। अब हम ये करें क्यों। कुछ भी आप करते हो उसके पीछे एक रीजन होता है, कॉज होता है ना। बिना कॉज के तो आप कुछ करते नहीं। आप यहाँ भी झक मारने तो आए नहीं हो। अगर आप अभी लाइव सेशन में हो या आप उसको यूट्यूब पे सुन रहे हो तो कोई मोटिव होगा तभी आप आए हो। तो थंबनेल अट्रैक्टिव लगा आपको, थंबनेल अट्रैक्टिव लगा, उसके पहले भी कोई रीजन होगा। 50 वीडियोस आपकी फीड में थी, आप इस पे ही क्यों आए, क्योंकि आपका ये कंसर्न था। ये आपका एक कंसर्न क्यों बना, क्योंकि आपको पता है दैट यू आर रेस्टलेस। अगर आपको ये डेफिनेशन पता है स्पिरिचुअलिटी की कि अगर आपको अपनी रेस्टलेसनेस खत्म करना है इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हो, तो आप आ गए हो। जिन्हें नहीं पता वो ऐसे ही आ गए होंगे, बट स्टिल वो जो ऐसे ही आ गए होंगे वो भी एक कॉज है। बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज अ रीजन, वेदर यू रियलाइज इट और नॉट। स्पिरिचुअलिटी
की तरफ आने का एक रीजन बस इतना है, दैट यू आर रेस्टलेस वट एवर यू डू थ्रू आउट द डे। हर काम को करने के पहले तुम्हारी एक बिलीफ रहती है कि ये करके मेरी बेचैनी दूर हो जाएगी। कुछ भी हो, वट एवर इट इज। अभी जैसे तुम अगर बीच में छोड़ करके चल जाओ सेशन को या इस यूट्यूब वीडियो को, इवन दैट इज बिकॉज तुम्हें लगता है कि ये नहीं कुछ और करूंगा ना तो वहां बेचैनी दूर होगी। जिसके पास बहुत पैसा है वो करता है कि भाई ये खरीद लेता हूँ, वो खरीद लेता हूँ, हर साल नया जेट खरीद लेता हूँ, इस आइलैंड पे घूम के आ जाता हूँ, इतनी प्रॉपर्टीज बना लेता हूँ। स्टिल रेस्टलेस। किसी को लगता है एक पर्टिकुलर नाम को जपने से रटने से शांति मिलेगी। स्टिल रेस्टलेस। बिफोर एंड आफ्टर रेस्टलेसनेस। मतलब समझ रहे हो ना? तुम थोड़ा सोचो कि पूरी जो 800 850 करोड़ की पॉपुलेशन है, ये लोग कैसे भी हैं, इनकी कोई भी इनकम ग्रुप हो, जेंडर कोई भी हो, एज ग्रुप कोई सा भी हो, ऑल ऑफ देम आर जस्ट डूइंग दिस कि हम परेशान हैं, हमें इसका समाधान चाहिए। दिक्कत पता है कहाँ है? दिक्कत ये है कि ये बाहर की तरफ ढूंढ रहा है उस चीज को। दिक्कत बस ये है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट सी ऑब्जेक्ट बी से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट से जंप करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाओ, या पर्सन से जंप करके दूसरे पर्सन पे जाओ, या सिचुएशन या एनवायरनमेंट से जंप करके दूसरे एनवायरनमेंट में जाओ, या कंट्री टू कंट्री जंप करो, जॉब टू जॉब जंप करो। वट एवर यू डू एक्सटर्नली, that will not lead you to contentment। ये फैक्ट है। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें कभी लगे कि ये पर्टिकुलर चीज मुझे परेशान कर रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज का होना बस सुपरफिशियल है। एक्चुअल में तुम ऑलरेडी परेशान हो, तुम बस उसको एक एक्सक्यूज की तरह पोर्ट्रे कर रहे हो। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सिचुएशन को अलाइव बनाती है तुम्हारी रेस्टलेसनेस। वो उम्मीद जगाती है कि यार ये हो जाए, ये एक्सपीरियंस से गुजर जाओ, फिर मुझे शांति मिल जाएगी। आप सबकी कंडीशनिंग अलग अलग है, लेकिन हम सब में एक चीज साझी है, वो है हमारी रेस्टलेसनेस। हमारी कंडीशनिंग हमें कुछ सिचुएशंस देती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स देती हैं, जिनमें हम उस रेस्टलेसनेस का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। सॉल्यूशन वहां मिलता नहीं। जिस बंदे को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उसके लिए उतना सही रहेगा। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आप इस ऑब्वियस फैक्ट को बुढ़ापे में चल जा करके क्यों समझना चाह रहे हो, जबकि लाइफ अभी है। जब दांत हिलने लगेंगे, हाथ हिलने लगेगा, तब समझोगे ये सब। आपको क्या लगता है कि आपको वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिए, वो पर्टिकुलर पर्सन चाहिए, वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से गुजरना है आपको? नहीं। आपको वाकई लगता है कि फोमो जैसी, फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है वाकई में? आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के पीछे इतने पागल हो, उसे मिस नहीं करना चाहते? इट्स एक्चुअली योर योर रेस्टलेसनेस जो कि उसको एक्सक्यूज बना रही है अपने आप को एक्सप्रेस करने के। तो इस चीज को समझो तुम। एवरी चाइल्ड इज रेस्टलेस बाय बर्थ। वो एक्सप्रेस करता भी है उस चीज को। बाकी जानवरों के भी बच्चे होते हैं, वो उतने बेचैन नहीं होते, होते ही नहीं है।
हम स्पीशी ही अलग है। अब तुम समझो बच्चा पैदा हुआ एक रेस्टलेसनेस के साथ साथ। अब उसकी सोशल कंडीशनिंग उसको उसको कुछ चीजें ला करके दे देती हैं। ये तुझे अचीव करना है, ये चीजें तेरे पास होनी चाहिए, इतने इतने एज में तेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, और तूने ये सब कुछ कर रखा हो तो अच्छा है, अदरवाइज तू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है। अब समझो उसके साथ क्या हो गया है। बजाय कि आप उसको वो समझाओ कि बेटा इस रेस्टलेसनेस को कैसे हटाना है, बजाय कि आप इसको अपने एजुकेशन में सबसे आगे रखो, आप क्या करते हो, उसके रेस्टलेसनेस को अप्रोप्रिएट एक्सक्यूज दे देते हो एग्जीक्यूट करने के लिए। अब उसको ये नहीं लगता है कि मैं तो बचपन से ही रेस्टलेस हूँ, उसे ये लगता है कि मेरे पास वो पर्टिकुलर गाड़ी नहीं है ना, या मैं अपने परिवार को वो चीज़ें नहीं दे पा रहा हूँ ना, इसलिए मैं रेस्टलेस हूँ। जो रीज़न है ही नहीं रेस्टलेसनेस का। लॉजिकली देखो, पर्सन ए इज रेस्टलेस, पर्सन बी इज रेस्टलेस, पर्सन सी इज रेस्टलेस। पर्सन ए इसलिए रेस्टलेस है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को सो कॉल्ड अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा है। अब ये अच्छी लाइफ की डेफिनेशन उसको सोसाइटी ने दी है। अगर वो अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ दे भी दे, सो कॉल्ड अच्छी लाइफ, तो भी क्या ये उसका अपना डिसीजन है? नहीं। समाज ने उसके अंदर जो प्रोग्राम फिट करा है वो बस उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो एक्चुअली ही इज द स्लेव ऑफ सोसाइटी वेदर ही इज फुलफिलिंग इट और नॉट। Even when he's not fulfilling it, still he's regretting. That regret is coming from the society. बात डिग्निटी की है, रेस्टलेसनेस भी हटाओ, हमारी तो आदत हो गई है लात खा करके जीने की। बात डिग्निटी की है। मुझे स्लेव नहीं रहना कंडीशनल की, बस बात खत्म। तुम जो कर रहे हो जो नहीं कर रहे हो दोनों सोशल कंडीशनिंग से आ रहा है। अब इन सोशल कंडीशनिंग से मिली हुई चीज को तुमने पकड़ लिया है, उसको बोलने लगता है ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरे अपने assumptions है, इंट्यूशंस है, प्रोजेक्शंस है, बिलीव्स है, ये मेरी बात है, तुम्हारी बात है। पर्सन ए इस बात से दुखी है कि वो अपने पेरेंट्स को कुछ चीज़ें नहीं दे पा रहा है, पर्सन बी इस बात से दुखी है कि उसका एक पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर नहीं है। वो क्लियर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसे क्लियर करना नहीं है। स्टिल वो उस काम में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसकी सोशल कंडीशनिंग उसको वो करने के लिए मजबूर करती है। उसकी सोशल कंडीशनिंग में उसकी एनवायरनमेंट भी आती है, उस एनवायरनमेंट में उसके पेरेंट्स भी आते हैं विच देमसेल्व्स आर सोशली कंडीशनड। सोसाइटी का एजेंट तो उनके घर में ही बैठा हुआ है, वो बचपन से उसके माइंड में चीज़ें फीड कर रहा है। अब फिर क्या होता है कि वो चीज़ उसकी अपनी बन जाती है, जैसा कि आप लोग करते हैं। ऐसा कोई टॉपिक बता दो जिसके ऊपर आपके पास ओपिनियन ना हो। उस एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड एंड इम्पोज्ड ओपिनियन को ही अपना बनाना आपके गले का फंदा है। वहीं आपकी रेस्टलेसनेस को और इंटेंसिफाई करता है। पर्सन सी इसलिए दुखी है क्योंकि फिल्मों में इधर उधर से उसको जो फ्रेमवर्क मिल गया है जीवन जीने का, वो उसके हिसाब से नहीं चल पा रहा है। वो इसलिए रेस्टलेस है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या फंडामेंटली उनकी जो रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, सफरिंग है, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस है? जैसे आप लोग भी हो, तो हर एक को बिल्कुल अपनी ही प्रॉब्लम्स, अपनी ही लाइफ ज़्यादा वो लग रही है ना, कॉम्प्लिकेटेड। सबको यही लग रहा है। पर फंडामेंटली देखो तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना आपकी जो रेस्टलेसनेस है उसके लिए ज़रूरी है, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ताकि फिर उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। और आप इस चीज को ऐसे देखते हो कि वो चीज आपकी दुश्मन है। तो फिर ये निकल करके आता है कि हमें थॉट्स को सप्रेस करना है, माइंड को सप्रेस करना है, और तमाम तरीके की मेंटल डिसऑर्डर्स आती हैं।
जो आदमी अपने आप को लेकर के हाईली कॉन्शियस है, अपनी इमेज को लेकर के, सूनर और लेटर उसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होकर के रहेगा, या बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होकर के रहेगा, या वो मेल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग का शिकार होकर के रहेगा। जो बंदा नहीं जानता कि किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में, उसके पेरेंट्स ने, उसके एजुकेशन ने उसको नहीं सिखाया है, वो एडीएचडी का शिकार होकर के रहेगा। एडीएचडी क्या है समझो इस चीज को, पर देखो हम कितने इंसेंसिटिव है खुद को लेकर के। तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा इस चीज के ऊपर, अच्छी बात है। किसी और चीज के ऊपर लग रहा होगा। यू आर नेवर इन अटेंटिव, ऑलवेज योर अटेंशन इज ऑन समथिंग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इन अटेंटिव हो। तुम हमेशा किसी न किसी चीज के ऊपर तुम्हारा फोकस रहता है। यहाँ नहीं लग रहा तो कहाँ लग रहा है? और जहां भी लग रहा है वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करो कि जरूर उसमें कुछ ऐसा होगा जो मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रेस्टलेसनेस खत्म हो जाएगी। चुप, करीब जाओ उस चीज के, देख लो वाकई ऐसा हो सकता है कि नहीं। क्यों जबरदस्ती मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना है? मैं अगर ऐसे ही कुछ भी बोलना शुरू कर दूं, मैं हर सेशन में ये एक्सप्लेन करता हूँ स्पिरिचुअलिटी क्यों है, मैं क्वेश्चन ही पहला ये उठाता हूँ जिसमें ये पूछा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी क्यों है। अगर मैं ये सब आपको समझाया बिना ही कुछ और सवाल ले लूँ, कुछ और बोलने लगूँ, तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। अच्छी बात है ना लगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, दैट्स कॉमन सेंस, इसमें नहीं ध्यान लगना चाहिए। कुछ और आपको जो परफेक्ट लग रहा है, आप क्लियर हो जिस चीज को लेकर के, वहां पे ध्यान दो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यही चीज जब आप स्कूल में करते थे, आप नहीं देखना चाह रहे उसी क्लासरूम की तरफ, उन्हीं नोटबुक्स की तरफ, उसी ब्लैक बोर्ड की तरफ, आप कहीं और देखना चाहते हैं, विच इज मोर एक्साइटिंग, विच इज, भाई तुम कितने भी प्यारे अक्षरों में थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला लिख दो, उसको एक्सप्लेन कर दो, फ्लावर की खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हें वो फ्लावर से ज्यादा इम्पोर्टेंट तब लगेगी ना जब तुम्हें उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें डायरेक्टली वो चीज समझाने लग जाए, तुम्हें डायरेक्टली बस थमा दिए जाएगी, बेटा देख तुझे अब ये करना, ये करना, ये करना, क्यों करना, ना तुम पूछते हो ना तुम्हें बताया जाता है, क्योंकि तुम्हारी सोशल कंडीशनिंग में बस इतना शामिल है, हाँ सर, जी सर, यस डैड, यस मॉम, ओनली दिस मच इज देयर। तो तुम किन चीजों को लेकर के नो कहोगे, किन चीजों को लेकर के यस कहोगे, ये भी तुम्हारी सोशल कंडीशनिंग से आती है। आप में से कुछ लोग जो मुझे सर करके एड्रेस करते हो, ये भी आपका सोशल कंडीशनिंग से आ रहा है। आप लोग वाकई में थोड़ी ना दिल से बोलते हो। आपको समझ में ही नहीं आ रहा तो आप दिल से बोलोगे कैसे? आपको जब समझ में आए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा ना कि आपकी वाकई में मैंने मदद करी है कि नहीं करी है। तब उस थैंक यू में एक अलग ही बात होती है और मुझे समझ में आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली एक बंदा मुझे अभी तक नहीं मिला है जो जेन्युइनली बोलता हो। अगर हम गौरव का एग्जांपल लें तो वो अभी सीए की प्रिपरेशन कर रहा है, और उसने बताया है कि वो इसलिए क्योंकि उसके जो ब्रदर हैं वो भी सीए हैं, उसके फादर के जो फ्रेंड है वो भी सीए हैं। मैंने थोड़ा और एग्जामिन करा, ये तो क्लियर है कि पेरेंटल प्रेशर है, सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक। मैंने थोड़ा और इंक्वायर करा तो मुझे पता चला कि हाँ, उसके दिमाग में ये इमेज बनी हुई है कि भाई नाम क्या है कि सीए लिखा होगा, और किसी के सामने जब मैं बताऊंगा, या मेरे फादर या मेरे ब्रदर या मेरी मम्मी या कोई और मेरे रिलेटिव्स मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मेरी वो रहेगी। इतना ही नहीं, एयर वन आ जाएगा, तो फिर अखबार में फोटो आएगी, ये होगा वो होगा, फला फला गाड़ी खरीद लूंगा,
उसका एक अलग ही वो रहेगा। मैंने उससे उसी उसी से पूछा कि क्या भाई तू ये सब लेकर के पैदा हुआ था, कि पैदा होते ही मेरे जीवन का मकसद ही यही है कि भाई ये चीजें मुझे करनी है। नहीं, तो उसने बोला मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, रील्स में देखा है, शॉर्ट्स में देखा है। मैंने कहा भाई अगर तू वो कर भी ले तो ये ठीक ऐसा नहीं है जैसे कि एक वायरस से तू भी इन्फेक्ट हो गया, और अब उस वायरस के जो सिम्टम्स उनके बॉडी में आते थे अब तेरे में भी आएंगे। इसमें कुछ नया कहाँ से हो गया? तो उसने कहा फिर वही कुतर, क्या भीख मांगू, कुछ ना करूं, कमाऊं ना। मैंने कहा कि भाई जब पूरी तरीके से कंडीशनिंग से कंट्रोल होकर के भी तू सरवाइव कर सकता है, तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि अंडरस्टैंडिंग के सेंटर से तो बिल्कुल भीख मांगने की लाचारी की हालत पे ही आ जाएगा? आप कुतर्क समझो, उसके साइकी में घुस करके समझो कि ये इतना तो सेंस उसमें भी है, क्योंकि जब मैंने ये बोला तो उसको रियलाइज हुआ, विच मीन्स समझ तो वो भी रहा था, पर ये कुतर्क देने का रीजन ये है कि आप खुद नहीं चाहते अपनी कंडीशनिंग की तरफ देखना। आप जो अभी हो वो बिल्कुल नहीं चाहता है हल्का सा भी कम होना, और अगर वो कम नहीं होगा तो आपकी रेस्टलेसनेस उतनी बनी रहेगी। आप नहीं चाहते अटेंशन में रहना, क्योंकि अगर आप अटेंशन में आ गए तो वो फिर इम्पर्सनल स्टेट होती है, वहां पे आप नहीं रहते, आप उसमें मौजूद नहीं रहते। अगर आप अभी ध्यान से सुन रहे हो तो आप नहीं हो, और जब आप नहीं हो तभी ध्यान से सुन पा रहे हो, और ध्यान से सुन पा रहे हो तो थोड़ा एक रिलैक्सेशन रहा होगा। अब इन चीजों को कनेक्ट करो, जब तुम नहीं रहते हो सिर्फ तभी तुम जॉयफुल रह सकते हो। तुम देख लो तुम ही खुद के कितने बड़े दुश्मन हो, और कितने चालू हो कि तुम एक तरफ कहते हो कि मुझे रेस्टलेसनेस पसंद भी नहीं है, और जब तुम्हें बता दिया जाए कि तुम ही उसके जिम्मेदार हो। द सफरर इज द सफरिंग। और ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि ये लॉजिकल क्वेश्चंस करना ही एक रेजिस्टेंस होता है। आप ये बिल्कुल ये भी कर सकते हैं कि आप ये बोले कि मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, मैं बिल्कुल एकाग्र होकर के सुन रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है ही नहीं, देर इज नो एफर्टफुल लिसनिंग और स्पीकिंग। या तो एफर्टलेसली होगा या तो होगा ही नहीं। जब कहीं भी जब आप सुन रहे होते हैं वो फ्लो टूटता है अंडरस्टैंडिंग का, वो पता है कब टूटता है? जब आप इस चीज को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर वहां से और भी कुछ थॉट्स आना शुरू होते हैं, फिर आप कंपेयर करते हैं इस चीज को कि हाँ बातें तो ठीक है, पर मुझे पता है ना कि ये प्रॉब्लम वाकई में इतनी बड़ी है, ये अगर समझ भी गया तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगी? तुम हो भी इन सब प्रॉब्लम्स और फियर्स और एक्सपेक्टेशंस और बिलीव्स के अलावा कहीं पे कुछ? डू यू एग्जिस्ट विदाउट ऑल दिस? तुम क्या वाकई चाहोगे कि ये सारी चीजें हट जाएं? देखो 5 साल 7 साल का बच्चा भी कंडीशन रहता है, ठीक है, और अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मिले हो रहे हो, आपने उसको 2-3 साल की एज में देखा हो, फिर आप उसे 3 4 5 7 साल की एज में भी देख रहे हैं, तो आपको ट्रांजिशन दिखेगा। आपकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि अब उसमें व्यक्तित्व, पर्सनालिटी निकलने लगी है, अब वो उतना ओपन नहीं है। अब ये मेरा कंसर्न होना चाहिए या उसके माँ बाप का कंसर्न होना चाहिए? क्या मैं उसके माँ बाप की बात कर रहा हूँ या आपके माँ बाप की बात कर रहा हूँ? ये मेरा कंसर्न होना चाहिए या उसके प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का कंसर्न होना चाहिए? आपकी सारी एजुकेशन एक तरफ, आपके सारे काम एक तरफ, आपकी सारी इनोवेशन सारी रिसर्च एक तरफ, और नॉलेज ऑफ द सेल्फ एक तरफ। You can be a billionaire still restless. You can be a great scientist still restless.
You can be economically unemployed, unproductive, still free from conditioning, and that is possible. Carrying the burden of past, carrying the burden of personality, तुम अगर अच्छा खासा कमा सकते हो, अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हो, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये सब हटा दूं तो तुम बिल्कुल बेरोजगार हो जाओगे? आई वॉज जस्ट टेलिंग यू द पॉसिबिलिटी कि तुम बिल्कुल नालायक हो सकते हो समाज की दृष्टि में, बट स्टिल कंडीशनिंग से फ्री होने के लिए तुम्हें कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, और उसकी ज्यादा वैल्यू है। हु इज कंडीशन इज ऑल्सो वेरी वायलेंट। जो सफर कर रहा है वो बिल्कुल वायलेंट है, क्योंकि वो चीज अननेसेसरी है। तो कॉम्पिटिटिव भी होगा, एम्बिशियस भी होगा, डरा हुआ भी होगा, सेल्फ सेंटर्ड भी होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि उसने बेमतलब का द्वैत खड़ा खड़ा कर लिया है। और ये द्वैत के जो दोनों हिस्से हैं, टू साइड्स, ये दोनों कंडीशनिंग की वजह से ही दिखाई पड़ते हैं कि मैं तो हूँ और दुनिया तो है। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि किसकी वजह से क्या है, कि वर्ल्ड तुम्हारा प्रोजेक्शन है या वर्ल्ड ने तुम्हारा निर्माण किया है, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन किया है। इतना कहा जाता है कि समुत्पाद है, दोनों एक साथ खड़े होते हैं। यानी कि तुम्हारी जैसी कंडीशनिंग है, तुम्हारा वर्ल्ड को लेकर के प्रोजेक्शन भी वैसा होगा। जैसा तुम्हारा प्रोजेक्शन होगा उस हिसाब से तुम एक्ट करोगे। और फिर और कंडीशनिंग बढ़ती जाती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम कर सकते हो, पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी कितनी लिमिट तक करोगे वो तुम्हारी कंडीशनिंग पर डिपेंड करता है। कोई है बंदा जो कि नॉन वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करता है, वो ये बोले कि भाई देख मेरी फ्री विल है, तो मैं सुअर का मांस खाऊं या भैंस का मांस खाऊं। हाँ बिल्कुल है, लेकिन नॉट दिस मच की तू बोले मैं नहीं, मुझे तो स्पेशली घोड़े का मांस चाहिए। तो जैन फैमिली से वो प्राउड भी ना फील करे कि नहीं हम तो नहीं करते ये। तुम और क्या कर सकते हो? तुम्हें झिंझुना थमा दिया गया है कि भाई अगर ये नहीं करेगा तो तेरे पुण्य का काउंट बढ़ेगा। तुम्हें तो कंपैशन वगैरह नहीं है जानवर को लेकर के, तो तुम तो बिल्कुल ये जो वेजिटेरियंस रहते हैं इस नजर से ना देखा करें नॉन वेजिटेरियंस को कि हमसे थोड़े नीचे हैं। एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट। तुम्हें क्या लगता है तुम जानवर का मांस नहीं खाते तो तुम वायलेंट नहीं हो? आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, बट हिटलर वाज आल्सो वेजिटेरियन। मैं नॉन वेजिटेरियंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नहीं खाते हैं वो भी कंपैशन की वजह से नहीं खाते हैं, वो डर की वजह से नहीं खाते हैं। अब चाइना में होता है तो और भी चीजें वैरायटी होती है आपके पास, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे गाय का मांस खाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन दूध आप धड़ल्ले से पी सकते हैं। अगर पॉपुलेशन में 70-80% लोग भी पूरी तरीके से वीगन हो जाए, तो आपको पता है अगर जो बीफ है वो लोग पूरी तरीके से छोड़ दें, तो दूध का रेट इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आदमी को छोड़ना पड़ेगा। अगर आदमी बीफ छोड़ दे तो लेदर प्रोडक्ट्स इतने महंगे हो जाएंगे कि तब आपको उनकी असली कीमत पता चलेगी। जो ये समझते हैं कि हम लेदर तो नहीं कंज्यूम करते, बीफ तो नहीं करते, हम तो सिर्फ दूध पीते हैं। भाई तुम जो दूध पी रहे हो वो सब्सिडाइज्ड मिल्क है, वो उसकी एक्चुअल कीमत नहीं है, उसका एक्चुअल रेट नहीं है। तुम
वो कहीं और से उस चीज को वसूल ले रहे हैं, तब जाके तुमको इतने पे मुझे मिल रही है। अदरवाइज जितना उस पर्टिकुलर एनिमल पे एक्सपेंस होता है, इतने सस्ते में नहीं मिल सकते।